Good evening, friends. Myself, Dr. Mansi Patil from Kolhapur. I welcome you Hmm. all on behalf of Ignited Minds by PHF to this wonderful series of learning Guruji ke Saath Guruvar that we started on 2nd June 2022. And it gives me immense pleasure to announce that this is our 70th lecture. And Wow. I'm happy to welcome and introduce today's speaker, my friend Dr. Padmashri Shende from Solapur. So, Dr. Padmashri has passed her DHMS from Gandhinath Homeopathic Medical College, Solapur. She was first practicing allopathy, gynec and obs, but after coming in contact with Dr. Liaquat sir, she totally changed her practice. She completely stopped her allopathic practice and converted to homeopathic practice. She is our gem, and she is our one of the founder admin member of PHF, and we are glad to have her. And she is now curing renal calculi cases, so she is famous for that also. So Yes, she's famous as a kidney stone doctor in Mohol and Solapur district. nice. And I'm very proud. She's my small sister. It's very, and she has got a very lovely husband, who's my friend. Awesome. Okay, Vita, Paddy, over to you. Over to you, Yes, Padma. sir. Good evening, everyone. Today is the 17th lecture. जब स्टार्ट किया था लेक्चर तो सर ऐसा नहीं लगा था कि इतने कंटिन्यू ऐसे चल जाएगा ऐसा. Right. Today we are feeling very proud. और Yeah. आज जो भी है सर से, जैसे अभी मानसी ने कहा कि पहले तो मैं एलोपैथी प्रैक्टिस करती थी, फिर जब एलोपैथिक प्रैक्टिस करने में जो परमिशन गवर्नमेंट ने बैन करना डिसाइड किया था, तो मैंने डाइवर्ट किया मेरी प्रैक्टिस. और कोइंसिडेंटली सर मिले हमें सोलापुर में. एक्चुअली यहाँ पे सोलापुर में तो होम्योपैथी के 2 कॉलेजेस है, लेकिन प्रैक्टिकल सिखाने वाले कोई भी नहीं थे. जब सर आए थे तो सर ने इतना सिंपल वे में हम सबको सिखाया. और उनका जो स्पेशल टॉपिक है जस्ट सर्कल का, ज्यादातर होम्योपैथ जो है वो प्रैक्टिस करना नहीं चाहते, क्योंकि लेंदी केस टेकिंग है और पेशेंट लोग उतना वेट नहीं करते. और एट द सेम टाइम हमें भी उतना पेशेंस नहीं रहता. शादी वादी हो चुकी रहती है, जट से पैसे कमाना रहता है, वेटिंग करते बैठने के लिए टाइम ही नहीं रहता हमारे पास. लेकिन सर का जो मेथड है वो बहुत इजी है. और सर ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट्स तक पेशेंट को देखते हैं और समझते हैं, उसी में ही समझते हैं. और मुझे तो ये बहुत डिफिकल्ट लगा था पहले, क्योंकि मैं पहले जब प्रैक्टिस करती थी ना, सिर्फ जितना उसको कंप्लेंट है एलोपैथी के उसके प्रेस्क्रिप्शन देना, बाकी कुछ पेशेंट के बारे में सोचते ही नहीं थे. वो वहां कहाँ से आए, क्या करता है, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ये कुछ सोचते ही नहीं थे ना. जब टर्न करने सोच लिया कि ठीक है, लेकिन जब फेस करना है तो समझ में आया कि हमें फ्रॉम बेस से चेंज होना पड़ेगा. पहले हम सिर्फ ऊपर का ही देखते थे, इसको 2-3 दिन एंटीबायोटिक दिया, फिर बाद में हो गया ठीक है चलो, ज्यादा कुछ लेना देना. लेकिन अभी जो है केस टेकिंग में इतना इम्पोर्टेंस है और उसके जड़ तक हमें जाना पड़ता है, और वो भी विद इन 5 to 10 मिनट्स. वो कहाँ से आया, क्यों ऐसा बोल रहा है. और एम्पैथी जो है सर की मेथड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जब हम चेंज पैथी, इसमें इंटरेस्ट इतना आ जाता है ना, क्योंकि हम जो पेशेंट ट्रीट करते हैं जो कॉमनली एलोपैथ से ट्रीट नहीं होते हैं, उस केसेस को हमें हैंडल करना, इसमें एक प्राउड फीलिंग रहता है. एट द सेम टाइम वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी अलर्ट. सर बोलते हैं हमेशा कान और आंख और नाक सब सेंसेस को अलर्ट कर दो, आर्सेनिक बन जाओ, सर ऐसे बोलते इन शॉर्ट बोले तो. और ये बहुत इसेंशियल है. यहाँ अगर हम ये काम प्रॉपर करें तो हमारा केस टेकिंग विद इन 5 to 10 मिनट्स हो जाता है, लेंथी केस लेने की जरूरत नहीं पड़ती. ये हम मैं आज क्यों बोल रही हूँ, जब हम लेंथी केस टेकिंग करके भी जब मेडिसिन निकालते हैं, और वही केस जब हम फर्स्ट 5 मिनट्स का देखते हैं ना, रिपीट जब वीडियो देखते हैं, तो समझ में आता है कि विद इन 5 to 10 मिनट्स से ही पेशेंट ने हमको सिग्नल्स दिए थे जो हम कैच नहीं कर पाए थे पहले से. अभी इस ये जो टेक्निक है सर का, इसकी वजह से हम वो कर सकते हैं.
इसके लिए सर का टेक्निक बहुत अच्छा है, इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, समझना है उसको, मेथड भी समझनी है और पेशेंट को समझनी है। सबसे ज्यादा एम्पैथी जब हम करें तो वो आदत लग जाए तो हमें प्रैक्टिस करना बहुत इजी हो जाता है। और इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि पेशेंट कौन सा है, उसकी पैथोलॉजी क्या है, हार्ड है, ऑपरेटिव केस है या सीवियर पेन में है, रेस्टलेस है। डर बिल्कुल भी नहीं लगता सबसे पहली बात, क्योंकि हमें वो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना यहीं पे है और हम यहाँ से मेडिसिन निकाल के लेंगे। जब एक कॉन्फिडेंस रहता है तो हम कोई भी केस इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अभी गोइंग टुवर्ड्स द टॉपिक। आज मेरा टॉपिक है इनफर्टिलिटी का। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड। Infertility, it is the failure of the reproductive system of the male or female to produce pregnancy or achieve pregnancy even after the 12 months of regular unprotected sexual intercourse. ये यहाँ पे मैंने इसलिए ज्यादा बताने की कोशिश की क्योंकि ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं इवन आफ्टर 1 year ऑफ मैरिज वो आ जाते हैं जल्दी तुरंत, जब उसके कजिन को या जिसके साथ में शादी हुई रहती है उनको हो जाता है, कंसीव हो जाता है जल्दी से, तो वहां पे हम कैरियर डिजायर फास्ट जो है वो रुब्रिक ले सकते हैं और इम्पेशेंट वो भी रुब्रिक ले सकते हैं। Now the common causes of the infertility, it includes lack of regular ovulation. जो नॉर्मल ओवुलेशन होता है जहाँ पे एग रिलीज होना चाहिए नॉर्मली वो नहीं होता, और पोर क्वालिटी ऑफ द सीमेन, ब्लॉक्ड और डैमेज फॉलिकल ट्यूब्स जहाँ से ट्रांसफर नहीं होता, और एंडोमेट्रियोसिस इज द कंडीशन वेयर द सिमिलर टिश्यू और द लाइनिंग ऑफ द womb grows other than the womb, other side than the womb. ये कॉमन कॉजेस है। यहाँ पे हम देखें तो मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी डिवाइड करें तो मेल में आ जाते हैं प्रॉब्लम्स विद सेक्सुअल फंक्शन, यहाँ पे डिफिकल्टी इन इजैकुलेशन और स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ द फ्लूइड इजैकुलेटेड, और पेन और स्वेलिंग और लम्प इन द टेस्टिकल एरिया, और डिफेक्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल टू ट्रांसपोर्ट द स्पर्म, अनडिसेंडेड टेस्टिस एंड एंटीबॉडीज टू द स्पर्म, जो ज्यादातर ऑटोइम्यून डिसीजेस में हम देखते हैं। और फीमेल में देखें तो अनओव्यूलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, एबनॉर्मल साइकिल्स ऑफ वेरिंग डिग्री, often characterized by the absence of ovulation or the luteal phase, जहाँ पे ovulation होता ही नहीं है, एक जो फॉर्म होना चाहिए वो होता ही नहीं। जो कॉमनली हम देखते हैं पीसीओएस में जो मल्टीपल स्मॉल सिस्ट बन जाते हैं लेकिन एक जो फॉलिकल होना चाहिए पदार्थ नहीं होता। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, यूट्राइन डिफेक्ट्स और ब्लॉकेज ऑफ द सर्विक्स, यहाँ पे सर्वाइकल पैथोलॉजी जो रहती है वहाँ पे पॉलिप्स रहते हैं, सर्विसाइटिस होती है कभी कभी, और ईटिंग डिसऑर्डर्स में एनीमिया कॉमनली आ जाता है, एंडोमेट्रियोसिस आ जाता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं केस से। एक केस है, एक कपल था जो बॉम्बे से मेरे पास यहाँ पे आया था, उसे मेरे दूसरे पेशेंट ने उसे रेफर किया था। जो लेडी थी वो 26 ईयर्स की थी, वो हाउसवाइफ थी और वो प्रॉपर यूपी से थे। अभी बॉम्बे में जो हस्बैंड है उसका काम करता है तो वहां पे वो रहने के लिए गए थे। 26 years lady housewife came to me for primary infertility, married before 6 years, and they are taking allopathic medicine since 4 years. ये जो कपल था 2 years के लिए उसने वेट किया लेकिन कंसीव नहीं हुआ तो दे स्टार्टेड टेकिंग allopathic medicine, but no results. Or at the same time, interesting thing in the case is all the reports of the both husband and wife are normal. स्पर्म जो रिपोर्ट था उसका वो भी नॉर्मल था और इसका ओवुलेशन साइकिल जो था वो भी नॉर्मल था। उसका हस्बैंड जो है वो एक कंपनी वर्कर था बॉम्बे में, उसके सब फैमिली जो रहते, जॉइंट फैमिली है उनकी, सब वो यूपी में रहते हैं और यहाँ पे ये दोनों उनके देवरानी के साथ रहते हैं। They both stays with one of the sister-in-law. और यहाँ पे मैंने एंट्री का एक पॉइंट लिखा है, ये जो पॉइंट है ना सर ने बताया, पहले 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसके लिए मैंने बोला ना कि जहाँ पे अनकॉन्शियसली पेशेंट आ जाता है, इतना अवेयरनेस नहीं रहता उसको, पहले हस्बैंड आए या उसकी वाइफ आई, इस पे से डोमिनेटिंग कौन ये हमें समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे पहले हस्बैंड ही आया था, उसके पीछे उसकी वाइफ आई थी, लेकिन रिपोर्ट्स वाइफ के हाथ में थे, रिपोर्ट्स हस्बैंड के हाथ में नहीं थे।
तो हस्बैंड ने क्या क्या बताया? हस्बैंड narrated, one of his friend from Mumbai gave your reference, so we came to you. तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, पर प्रेगनेंसी नहीं हो रहा। वहाँ गांव में सब बोलते रहते हैं, तो वाइफ को बम्बई लेके आया। पहले तो उसकी शादी हो के 6 साल हो गए, लेकिन पहले वाइफ गांव में ही रहती थी, लेकिन इसने उसको 1-2 साल पहले बम्बई में लेके आया, क्योंकि गांव में सब ताने मारते हैं और पूछते रहते हैं कि अभी कुछ हुआ क्या नहीं है सब। तो ये दिन भर सोचती रहती है और रोती रहती है। वहां एक डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने कहा 6 महीने से हो जाएगा, तो वीकली इंजेक्शन देते हैं, पर कुछ हुआ नहीं। अ, अभी मैं ये जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, जहाँ उस पे से जो मैंने प्रेस्क्राइब किया था। वाइफ जो बोल रही ना, वो इसका नरेशन सुन लेते हैं। वाइफ से, कितना इंजेक्शन हो गए? 15 to 16 हर हफ्ते, 6 महीने से ट्रीटमेंट चालू है, तो अभी तक होना चाहिए था। इस बार भी पीरियड आया तो बहुत गुस्सा है। शी टोल्ड इट वेरी सिंपली, जो जैसे कॉमनली बात करते हैं ना हम किसी फ्रेंड से, वैसे वो बोल रही थी सब मेरे साथ। शादी से पहले तो कोई दवा नहीं था, अभी कितनी दवा अभी तक चालू ही है, इतना खा के भी कुछ नहीं हो रहा, तो चिड़चिड़ापन तो हो जाता है। मेरे चाचा की बेटी को शादी के बाद 1 ही साल में लड़की हो गई, सब रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, तो क्यों नहीं होता? डॉक्टर्स भी कुछ बोलते भी नहीं। यहाँ पे एक पेशेंट ने और एक बात बताई थी, वो जो डॉक्टर था गायनेकोलॉजिस्ट, वो जो यहाँ पे बॉम्बे में रहते थे, वहां से 2 घंटे तक उनको ट्रैवल करके जाना पड़ता था। तो वो बोलते थे कि हर हफ्ते 2 घंटे ट्रैवल करके जाना, फिर वहां पे इंजेक्शन जो 2-4 लगाते थे वो लगा के फिर आना, और फिर वो ट्रेन में से धक्का लेके फिर वापस घर आए, तो वहां इतना दर्द होता था, वो भी कुछ पेशेंट ने बोला था मुझे। तो अभी मैं मुंबई में हूँ, तो कुछ ज्यादा काम भी नहीं रहता, तो हस्बैंड को घुमाने चलो तो नहीं आते। वहां गांव में भी घर पे ही रहना पड़ता है, और यहाँ पे भी वही चल रहा है। तो जब तक मुंबई में है तो घूम लेते। उसका जो कंसर्न था ना, उसने ये बताया कि जब तक मुंबई में है हम घूम लेते हैं, गांव में गए तो वहां थोड़ी ना हमें घूमने मिल सकता है। और ऑब्जर्वेशन जो है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। एंट्री पॉइंट ऑब्जर्वेशन, ये हम एक एंट्री पर से ही निकाल लेते हैं। हस्बैंड पहले आया था, फिर उसके बाद में वाइफ आई, उसके हाथ में रिपोर्ट्स थे। ऑब्जर्वेशन में लेडी जो थी ना, वो इतना डार्क लिपस्टिक लगा के आई थी ना, एकदम स्ट्राइक। पहले उसको देखा तो लिपस्टिक पहले दिख जाती थी। एंड उसने जो उसके पॉइंट थे ना, बहुत आराम से बताया, खुल के बताया, लेकिन टू द पॉइंट, ज्यादा कुछ बोली नहीं। और जब हस्बैंड स्टार्ट किया तो हस्बैंड तो बहुत अच्छी तरह से डिटेल में सब कुछ बोल रहा था, लेकिन जब हस्बैंड बोल रहा था ना, जो ये जो लेडी थी, पहले एक 5 मिनट सीरियसली थी, उसके बाद में ना उसने इतना आराम की उसको यॉर्निंग बोले तो नेग्लेक्ट कर देते ना हम, तू चल बोल क्या बोलना है, मेरा तो हो चुका है। इस टाइप का वो ऑब्जर्वेशन मुझे लगा था, इसके लिए मैंने वो लिखा है। दिस इज द केस। आप अभी बोलिए सब। हेलो। यस मैम जी। हाँ सर, बोलिए, क्या लगा आपको? केस समझ में आया? यस मैम जी। जिसको भी बोलना है, जो भी केस समझ में आया, रूब्रिक्स है, अंडरस्टैंडिंग जो भी समझ में आए, आप शेयर कर सकते हैं, तो मैडम बताएंगी बाद में एनालिसिस। चैट में लिखने से अच्छा है, अगर बात करेंगे तो वो इंटरेक्टिव सेशन रहेगा ना, अच्छा रहता है। कॉक्वेटिस क्षणिक कॉक्वेटिस ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, डॉक्टर अंकुर। हाँ हेलो बोलिए। मैम। हाँ जी मैम, आप ये केस सुन के तो थोड़ा ऐसा लगा कि पेशेंट का एटीट्यूड मुझे फ्रिवुलस लगा, और जैसे वो ज़्यादा कंसर्न घूमने का, कि जब तक मुंबई में है तब तक घूम लेते हैं, थोड़ा लाइट डिज़ाइन में लगा। और जैसे आपने बताया कि लिपस्टिक बहुत डार्क लगा के आई थी, तो कॉकेटिश लगा, थोड़ा बेलाडोना का फील आ रहा है। थोड़ा आ रहा है।
ज्यादा किसका आ रहा है? थोड़ा ऐसा लग रहा है कि लाइट पेशेंट है कोई। और वो जब हस्बैंड बात करे तो वो यार्निंग कर रही है। हाँ, ये तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, मैंने जो बाद में, लेकिन जो हम्म। उसने बताया ना, जो उसका पॉइंट कंसर्न था, उसने स्टार्ट में सब कुछ बता दिया कि इतना सब कुछ मैं मेडिसिन ले रही हूँ, अभी तक हम्म। कंसीव नहीं हुआ। और उसने बोला कि मुझे तो बहुत गुस्सा है, उस डॉक्टर ने तो बोला था कि 6 महीने में हो जाएगा, तो अभी तक तो नहीं जी। हुआ, तो गुस्सा है। तो वहां से उसने शिफ्ट किया उसका ट्रीटमेंट। ओके। सिर्फ लिपस्टिक पर से कॉपरेटिश डायरेक्टली नहीं ले सकते, और ज्यादातर जो यूपी वाले वहाँ जो रहते हैं ना, वो मेकअप करके ही आते हैं। वो हाउस वाइफ रही हो या कुछ काम काम को भी जाते हैं, तो भी वो लिपस्टिक वगैरह लगा के आते हैं। और क्या लगता है, आप बोल रहे तो अच्छे। मैम एंजाइटी डार्क हो सकता है कि इतना सब करा लिया फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। और डिल्यूजन ऑफ बीइंग बिट्रेड, क्योंकि ये सब मैंने कराया है फिर भी नहीं हो रहा है, तो ये 2 रूब्रिक्स ले सकते हैं मैम। बिट्रे, धोखा, अगर किसने उसने पहले डॉक्टर ने बताया था तो नहीं हुआ, तो धोखा हो सकता है ना, हो सकता है। और और डिल्यूजन ऑफ बीइंग नेग्लेक्टेड बाय हस्बैंड, क्योंकि यहाँ भी कहीं लेकर नहीं जाए गए हैं, ऐसा कुछ फीलिंग हो उसमें। नहीं, हस्बैंड उसको ध्यान नहीं देते, लेकिन हमें ओवरऑल भी देखना पड़ेगा ना, हो सकता है। मुझे लगता है ये कॉमन सिम्टम है ना, हर लेडीज का। इसमें आ जाएगा। अगर कोई लेडी नहीं बोलती ना, तो वो अनकॉमन हो जाएगा, उसे हमें ज्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। ओके। और इस केस में आपको स्ट्राइकिंग क्या लगा, आप बताइए। शुरू से अगर हम सोचे तो उसने क्या किया, पहले हस्बैंड को जाने दिया, बाद में वो आई। तो ये लेडी कैसी है, आपको फील कैसा है? डिटेल्स भी मैम हस्बैंड ने ही दी। वो आप कह रहे हो कि चुप ही बैठी थी। हाँ, लेकिन उसको जितना लगा, वो पॉइंट उसने बताया। शाय और टिमिड लगी आप। मैम शी इज नॉट ईगर टू टेक ट्रीटमेंट, क्योंकि पीछे भी आ रही है और जब बैठी थी तो यॉर्निंग कर रही थी, तो हाँ, इसको कैसे नहीं है। ट्रीटमेंट अगर लेना नहीं रहता तो फिर आते नहीं ना पेशेंट, ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं। और 6 महीने से वो गोली दवा खा रही है, इंजेक्शन ले रही है। अगर वो मेडिसिन नहीं लेती थी ना, तो हम सोच सकते थे, लेकिन आप, हाँ, ये भी उसका जो नेचर है, इससे क्या हम जज कर सकते हैं, उसे कैसे जज कर सकते हैं, बताइए आप। ये भी सही है कि वो बीच में अर्निंग भी कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम ट्रीटमेंट भी ले रही है। लेकिन उसने रिपोर्ट उसके हाथ में ही रखा था, हस्बैंड के हाथ में नहीं दिया उसने।
मैम डाउटफुल ऑफ रिकवरी है, इसलिए वो इंटरेस्ट से नहीं दिखा रही है, यॉर्निंग है या पीछे पीछे आ रही है इस तरह से। हो सकता है। और क्या हो सकता है, मैं देखती हूँ अभी और रेमेडी है क्या उसमें। और हेलो। चेंज डिजायर भी लग रहा है मैम। लेकिन जैसे एट द सेम ये भी देखी ना, अगर वो फ्यूरियस रहती तो रोती नहीं रह बैठती ना। वो पेशेंट ने, उसके हस्बैंड ने क्या बोला कि दिन भर घर में सोचती रहती है और रोती रहती है, और मेरे सामने भी वो रोई। आप क्या बोल रहे थे? डाउटफुल अगर रहा था तो वो आती नहीं थी ना। और वो कब आए, जब दूसरे पेशेंट इनफर्टिलिटी कंसीव हो गया था, जब उसने उनको बोला तब आए वो बोलने के बाद में भी वो 6 महीने के बाद में आए। चेंज डिजायर फॉर, मैंने बोला मैम कि उसने बोला ना गांव में भी यही लाइफ है और मुंबई में भी यही हाँ, सेम रूटीन है, तो थोड़ा सा चेंज चाहिए उसको। चेंज चाहिए तो वो शहर में ही क्यों आना चाहती ना, कहीं पे भी चेंज कर सकती है। चेंज में क्या, सिर्फ बदलाव होना चाहिए। उसने क्या बोला कि यहाँ गांव में तो कहाँ घूमने को नहीं आता लोग, वहां पे जो गांव में सब लोग रहते वो कुछ ना कुछ बोलते रहते, तो यहाँ बम्बई में है तो घूम लेते। लॉन्ग ग्रीफ। हेलो। बोलो, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? केस तो बहुत लाइट है, मैं भी बहुत लाइट हूँ। क्यों सन्नाटा है? और क्या, कितना सिंपल है केस। हस्बैंड कैसा लगा वो भी बताओ। जब केस सुनते हैं ना, ज्यादा सोचना नहीं। एक लेमैन की तरह हमें क्या दिल में आता है, एक स्टोरी है ये, वो सुन के क्या दिल में आता है, हस्बैंड कैसा है और वाइफ कैसी है।
मैम वाइफ रिजर्व्ड लग रही है और हस्बैंड बहुत टॉकेटिव है, एक्सप्रेसिव है। हम्म हाँ, टॉकेटिव है। और हस्बैंड मैम केयरिंग है और उसको कंप्लेन को लेके काफी सीरियस लग रहा है। हाँ, ये सही बात है। हस्बैंड केयरिंग है ना, उसके लिए वो उसने गांव से उसको शहर में लेके आया है कि उसको सबका सुनना ना पड़े। सिर्फ उसका एक्शन भी वही है, केयरिंग वाला, सिर्फ बोल बोल के दिखाने वाला नहीं। अच्छा है उसका husband। सबसे पहली बात तो यहाँ पे मुझे स्ट्राइकिंग की लगी कि इनका रिपोर्ट जो है ना दोनों के नॉर्मल है। जब हम देखते हैं ना, बहुत सारे केसेस ऐसे रहते हैं कि जहाँ 10 इयर्स का इनफर्टिलिटी रहती थी लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल रहते हैं, लेकिन कंसीव ही नहीं होता। ये जो केसेस रहते हैं वहां पे पैथोलॉजी कुछ नहीं, क्यों रीजन कुछ नहीं मिलता ना, तो कंसीव क्यों नहीं हो रहे। एक ये लोग कैसे होते हैं, ये सोचना पड़ेगा। ये लोग जो रहते हैं ना, मैं मेरा जो सोच है मैं बता रही हूँ, वो पैथोलॉजी तो कुछ डेवलप नहीं होने देते। मीन्स दे आर नॉट टेकिंग एनीथिंग बैडली कि जिसके उसके उस शरीर के ऊपर नुकसान हो जाए, है ना। लेकिन कंसीव भी नहीं हो रहे, जो नेचुरल प्रोसेस है उसके हिसाब से चल भी नहीं रहे, तो कैसे लोग होते हैं ये सोचना है। एलोपैथी में ये केसेस जो रहते हैं उनको ज्यादा क्रिटिकल लगते हैं ना, क्योंकि पैथोलॉजिक जो रहता है उसके हिसाब से वो ऑपरेटिव कर देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, मेडिसिन देते हैं। अगर कुछ नहीं तो हो रहा है, नहीं क्या बोल सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये बंदे जो है प्रैक्टिकल लगे मुझे। अगर सेंटिमेंटल होते तो कुछ ना कुछ बीमारियां लेके आते। सच लग रहा है। हेलो। प्रैक्टिकल है मैम कि नहीं है प्रैक्टिकल? रोती तो रहती है कंप्लेन को सोच के। हाँ, रोती रहती है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ भी उनको पैथोलॉजी नहीं डेवलप हुई ना। कंसर्न तो है, उससे वो कंसर्न रखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन वो उसको कुछ पैथोलॉजी में कन्वर्ट नहीं होने दिए कभी अभी तक। अब ये कंटिन्यू ट्रीटमेंट जो ले रहे हैं सिंस 4 इयर्स दे आर टेकिंग। 4 इयर्स तो सफिशिएंट है ना कुछ भी डेवलप पैथोलॉजी करने के। अगर वो इमोशनल लेवल पे ज्यादा हर्ट हो जाते तो, ऐसा मुझे लगा फर्स्ट बार। बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी कंसर्न अबाउट देयर ट्रीटमेंट एंड वो कंटिन्यू ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ भी नहीं लिया सिर्फ छोड़ दिया, जो हो रहा हो, ऐसा नहीं। ओके। और क्या लगा बताओ। एनालिसिस स्टार्ट कर दूं। यस मैम हेलो जी। फर्स्ट। हाँ सर। फर्स्ट केस में इसमें स्टार्ट में मुझे ना पैसे मेरी फर्स्ट रेमेडी जो दी थी मैंने वो फेल हो गई थी। सेकेंड टाइम जब मैंने फिर से रीएनालाइज किया और फिर से सोचा तो वो रेमेडी सही हो गई। स्टार्ट में तो मैंने जब देखा ना कि दोनों जो है उनकी रिपोर्ट सब नॉर्मल है। जब अभी जो मैंने बताया वैसा कि ये प्रैक्टिकल बंदे हैं, ज्यादा दिल पे नहीं लेते, पहली बात। और दूसरी बात जो थी, हस्बैंड जो था ना वो बहुत केयरिंग था। नॉर्मली हम देखा जाए तो फीमेल्स को प्रॉब्लम जो रहती है ना, क्यों नहीं कंसीव करते ना,
अगर हम सोचे तो वैसा सब कुछ नॉर्मल है तो क्यों नहीं हो रहा है? जो जैसे हम बोलते हैं जो बीज जो जमीन पे लगाया है वो पौधा बन के क्यों नहीं आ रहा? जमीन तो खराब है क्या? पानी नहीं मिल रहा, क्या हो रहा है? ये लेवल पे हमें सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा था, हस्बैंड केयरिंग था, तो है जो इन लॉज जो थे वो दूर थे, इसके साथ भी नहीं थे, उनका भी कुछ कटकट झंझट नहीं। जो ज्यादातर हम देखते हैं कि डोमिनेशन अगर रहता है तो मोरल्स वाले जो लड़कियां रहती है उनको ज्यादातर प्रॉब्लम्स हो जाता है। वैसा भी कुछ नहीं था, कुछ सप्रेस करना इमोशन से आप, ऐसा भी कुछ नहीं लगा। तो क्यों कंसीव नहीं हो रही है, ऐसे मैंने सोचा। और रुब्रिक्स जो मैंने देखा ना, एंट्री से मैंने लिया, उसने एक बात बताई, आपने केस में सभी ने सुना, जो अभी 4 साल से वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अभी तक वो ट्रीटमेंट चालू ही है। उसने बोला इससे पहले मुझे कोई भी दवा मालूम नहीं था, जब से ट्रीटमेंट चालू है अभी तक गोली दवा इतना खा रही हूँ लेकिन उसका इफेक्ट तो कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने जर्नी वाला फील लिया, डिल्यूजन जर्नी शी इज ऑन। और दूसरी बात जो वो बोल रही थी ना, उसने क्या किया, जो हस्बैंड के साथ अंदर आई ना, टू द पॉइंट सब कुछ बता दिया उसने, उसका जो कंसर्न था। फिर बाद में आराम से रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं बताया फिर सब हस्बैंड को ही बोलने दिया, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब वो अंदर आई तो उसने, जब उसका टर्न आया ना, तो उसने सब कुछ बता दिया कि इतना मेडिसिन लिया मैंने, तो अभी तक कंसीव नहीं, इतना इंजेक्शन दिए, कितना दवा खाना पड़ता है, ये सब बताने की क्या जरूरत थी ना। अगर वो रिजर्व ही रहती ना, ये बाकी सब बातें नहीं बोलती थी कि उसकी चाचा की बेटी को हुआ, या फिर इतनी गोली दवा खा के, तो पहले शादी से पहले तो कुछ भी दवा नहीं खाती मैं, ऐसा सब कुछ बोल दिया, ओपनली बोल रही थी। और इस पे से मैंने, मुझे ये लगा, और उसका जो एंट्री का पॉइंट था ना, जो रिपोर्ट उसके हाथ में थे, तो मुझे वो लगा कि वो सीरियस भी है एट द सेम टाइम और फ्रीलेस भी है, दोनों है उसके रिप्लेस। क्योंकि वो जो बिजनेस, टॉकिंग बिजनेस जो था ना, वो बहुत मार था उसमें। जो काम की बात है वो सब अपने पास रखी, वो हस्बैंड के पास नहीं दिया उसने, जो रिपोर्ट्स थे उसके। और हस्बैंड पहले जा रहा तो ठीक है चलो, और मुझे जो बताया पूरा अप टू द पॉइंट, सब जो उसका कंसर्न था बिल्कुल साफ बताया, उसमें कुछ भी ये नहीं किया, कुछ ढक के नहीं रखा, कुछ नहीं। फिर बाद में उसका सब होने के बाद में चुप बैठ गई वो अपने अपने से। और वो बताने वक्त भी वो एक बार वो रोया, रोई थी वो, जब उसको पूछा ना, लोग जब बोलते हैं आपको क्या लगता है, और झट से दूसरे एक 5 मिनट के बाद में वो फिर से हंस भी पड़ी थी, और फिर बाद में आराम से बैठी हुई, और हस्बैंड कंटिन्यू वो स्टार्ट कर बोल रहा था। ये सब देख के मुझे ऐसा लगा कि इसका टॉकिंग बिजनेस तो इसका मार्क है। क्योंकि एक कंसर्न जो होता है उसका सिर्फ वही नहीं कि हस्बैंड जो बोलता है वो फॉलो करना, ऐसा नहीं होता उसका। यहाँ पे चलो हस्बैंड बोल दिया कि चलो, ऐसा नहीं। वो सोचती एट द सेम टाइम, वो सोचती भी है ना कि इतना सब लिया, अभी असर नहीं आया तो फिर गुस्सा तो आना ही वाला है यार, फिर चिड़चिड़ापन तो होने वाला है। उसकी बातें जो थी वो रिजनेबल थी। मेरी पहली रेमेडी जो थी वो मैंने उसको लैकेसिस दिया था, मैंने भी वो कॉम्पिटिशन रूब्रिक लिया था पहली बार, और डिल्यूजन जर्नी वाला रूब्रिक लिया था, और फ्रीलेस वाला लिया था। बट जब लैकेसिस को 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी में भी का रिजल्ट नहीं आए तो मैंने रेमेडी चेंज की। तो नेक्स्ट टाइम जब वो आई आई थी ना, तो वो इतना बिंदास बोल रही थी मुझसे। और वो, और एक बात क्या करती थी वो, जब उसको दिल लगा तो कॉल करके मुझसे बोलती थी। इट मे बी एट 9 o'clock, 9 PM कर रहा हो तो, या मॉर्निंग कर रहा हो, वो बोल देगी जब जब उसको दिल लगा वैसा। और जब बोलती थी ना, जितना इम्पोर्टेंट है, मैंने जब उसको पूछा कि ये दवा खत्म हुई क्या हो, उतना बोल देना, फिर बाद में टक फोन बंद। टू द पॉइंट बोलती थी, ज्यादा ऐसे बकवास कुछ नहीं करती थी। उसका टॉकिंग बिजनेस वो लगा। और थर्ड रूबिक जो था, मैंने लाइट डिजायर दिया था उसका। यहाँ पे आपने एंजाइटी डार्क बोला था, डार्क में कुछ समझ में ही नहीं आता ना, सिर्फ टटोलते रहते।
यहाँ पे जो उसने लाइट उसके रिपोर्ट सब नॉर्मल आ गए, कुछ भी ऐसा नहीं है कि अभी कुछ बचा है जो हम चेक करके देख लें, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा। और उसका जो यार्निंग था और फ्लूलेस नहीं थी, वो लाइट थी। मैंने काम का जो था वो बता दिया, फिर मैं हो गई, मैं रिलैक्स रही, अभी कोई टेंशन की जरूरत नहीं। एट द सेम टाइम जब वो रोई, फिर बाद में दूसरी बात चली तो फिर से हंस गई। क्विक जो एक्शन था उसका इस एक फेज में से दूसरे फेज में चेंज हो जाना, यही रीजन था। उसको कुछ पैथोलॉजी डेवलप नहीं हुई, डीपर लेवल पे वो लेती नहीं थी। और बेसिक उसका सोचे ना, उसका जो डिजायर था लिबर्टी नहीं उनका था, कंसीव क्यों नहीं हो रही ना, सब कुछ अच्छा है, उसको घूमने का फिरने का शौक है। बम्बई आई तो वहां पे घूमना उसका शौक है। वो बोलती है कि यहाँ पे मैं बम्बई घूम के लूँ, फिर गांव में जाने के बाद में मुझे थोड़ी ना वो मिलने वाला है। लिबर्टी उसका, फ्रीडम उसका चाहिए था, वो उसका रिपीट था। तो सेकंड टाइम मैंने उसको बेलाडोना दिया था, और हस्बैंड को मैंने सिर्फ ऐसे ही दिया, क्योंकि वो जो एक्शन ले रहा था वो सब नॉर्मल था और उसका रिपोर्ट भी नॉर्मल था, तो मैंने ऐसे ही दिया उसको। सेकेंड टाइम में बेलाडोना 33 डोसेस देने के बाद में वो कंसीव हो गए। हेलो, एनी डाउट्स? बेल, इसीलिए मैंने कहा था बेल ही लग रहा है। लाइट हाँ, डिजायर अभी हो भी गया। जो इसका कंसर्न था, अगर मैं तुमको ऑब्जर्वेशनल पॉइंट्स नहीं बताती तो वैसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल था, है ना? जी मैम, तो फ्रिवलस लगा हाँ, मतलब उसका एटीट्यूड ना, जैसे आपने बताया। हाँ ना। लेकिन हम ज्यादा फोकस क्या करते हैं ना, जो कन्वर्सेशन बोलते हैं उसी पे ध्यान देते हैं। अगर हम स्टार्ट से ध्यान नहीं दिए तो समझ में नहीं आता। फिर से अगर एक लड़की आके बोल के रो रही है तो थोड़ी ना हम ऐसे सोचते कि बाबा एक फ्रिवलस है। फ्रिवलस इतना भी नहीं था, उसका लाइट डिजायर था, यहाँ पे वो फ्रिवलस नहीं लगी मुझे। उसका कंसर्न था, वो मेडिसिन ले रही थी, उसको प्रेगनेंसी भी चाहिए, एट द सेम टाइम उसको लाइट लेना है, घूमना फिरना भी है, इसके लिए कंसीव नहीं हो रही थी। और सर को वंस अगेन वेरी थैंक यू कि उन्होंने ये हमें पॉइंट्स बताए। एंट्री पॉइंट जो रहता है वो सर बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। केस स्टार्ट में जितने 5-10 मिनट ध्यान दिए तो फिर बाद में ज्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इसकी बातें जो थी ना वो रिजनेबल थी, जो आपने बताया ना कि अगर इतना ट्रीटमेंट लेके कंसीव नहीं हो रहा तो गुस्सा तो आने वाला है, वो भी जायज लगा मुझे। और उसका घूमने वाला जो पॉइंट थे ना वो भी मुझे बहुत रिजनेबल लगा। ये सच बात है ना, गांव में थोड़ी ना हम घूम सकते हम्म। हैं। अच्छा। तो मैम कोकोटेश भी ले लेंगे फिर तो, जो आपने उसका जो हम्म। ऑब्जर्वेशन बताया, हाँ, कोकोटेश उस भी पर जाएंगे। से लेकिन मैंने वो कॉकपिट उतना नहीं लगा, क्योंकि वो यूपी के जो पेशेंट, उसके साथ दूसरा भी एक पेशेंट आया था, वो भी वैसे ही थी। इनफर्टिलिटी केस थे दोनों केस, वो भी वैसे ही थी। तो ये सब मेकअप वेकअप करके ही आते हैं। एक जो पेशेंट थी मेरी, एक वो कोलोसिल दिया था मैंने उसको, वो भी इतना पेट का दर्द रहता था लेकिन पूरा मेकअप करके लिपस्टिक विपस्टिक लगा के ही आती थी। यूपी में रिवाज है वो, हाँ, लड़कियां उसके लिए मैंने मेकअप उसको करके ही नहीं रहती है। हाँ हाँ, मेकअप करके ही रहती है, वहां पर रिवाज है। बहू मेकअप करके ही रहती है, उनका ऐसा है, सज धज के रहते हैं। यूपी के अंदर एक रिवाज है। मैं काफी मुस्लिम पेशेंट्स देखता हूँ ना, तो घर हाँ, पे जैसे मैं उनको मतलब मैं वीडियो कॉल पे देखता हूँ, तो वीडियो कॉल पे देखता हूँ तो लड़कियां पूरी सजी धजी, सोना वगैरह पहना हुआ रहता है बहुओं ने, घर में एकदम पूरा डेकटअप रहते हो। तो मैं 2-3 बार तो मैं भी पूछा था कि "सर, आपके अभी शादी है, मंगनी है क्या"? नहीं नहीं। तो देन दैट फेलो हैड टोल्ड मी, एक तो मुस्लिम थे, चौधरी, सरनेम was चौधरी, तो ही टोल्ड कि सर हमारे यहाँ पे रिवाज है, हमारे यहाँ पे बहुएं ऐसी ही रहती है, मतलब ज्यादातर जो क्या कहते हैं उसको, सुहागन होती है ना, तो वो ऐसी रहती है। विधवा हो जाने के बाद उनका मेकअप नहीं होता है ज्यादातर। दैट इज हाउ इट इज लाइक। आई डोंट नो अबाउट द लेडीज हु आर अबाउट 45-50, बट यंग गर्ल्स लाइक दैट आई हैव सीन, यस। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बेलाडोना, पद्मा, वेरी इंटरेस्टिंग। You can ask the doubts to madam, friends.
Acha, why she did not give medicine to the husband? Anybody? Hello? Can you hear us? Hello? Madam did not give medicine to husband. Good evening, sir. No pathology involved, no semen count was decreased or any. Yeah, but Sorry, even, ma'am, I've but even joined in between. but even the female Sorry. did not have any pathology. हाँ So मैम, why she सॉरी, gave आई medicine? जॉइन इन बिटवीन। मैम, जब आपने कहा ना बंदी भी लाइट है और मैं भी एकदम लाइट, आई ऑल्सो एम लाइट, तो तभी मुझे थोड़ा बेला का फील आया, बट सिंस आई हैव नॉट जॉइन सिंस द बिगिनिंग, I wouldn't dare to speak in between, especially when Liaquat sir is there. We No, don't no, dare no, to speak. no, 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 no. Thank Please, you, sir. please, नहीं सर यार आगे इतना नहीं। बताओ। अनुपमा, इतना बेटा कितना फ्रैंकली बात करता हूँ। हाँ सिर्फ एक बात बताओ, जस्ट टेल, because both of them did not have any pathology. Why madam chose to give the medicine to the girl and not to the man? सर Can anyone सर tell? ये हो सकता है कि हस्बैंड का कंसर्न सिर्फ वाइफ तक ही था कि वो परेशान है और सिर्फ उसको ही दिखाने लेके आया था, मतलब क्योंकि हस्बैंड बहुत केयरिंग है, तो मे बी ये हो सकता है कि हस्बैंड में कोई पैथोलॉजी भी नहीं है और इतना सिर्फ वाइफ की चिंता की वजह से आया हो। नहीं नहीं, बच्चा उसको भी चाहिए ना। ओके। बच्चा तो दोनों को चाहिए ना। See, it is the seed and the soil. Both are interested in, है ना, in giving the crops, right? Both are interested. Very simple. Pregnancy is what actually delivery. See, reproduction के अंदर क्या होता है ना, yielding बोलते हैं हम लोग, yield, है ना। जो सीड्स होते हैं ना, अपन बोलते हैं ये सीड का यील्ड है ना। इसीलिए सबने किसानी करनी चाहिए, नहीं किसानी करने तो कम से कम घर पे गमले में पौधे लगाओ, घर पे गमले में छोटे। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सीड एक बार ले लिया तो हम लोग सॉइल पे मेहनत मशक्कत करते हैं। सारी जो मेहनत मशक्कत होती है ना, वो सारी सॉइल पे होती है। हम लोग पहले सॉइल को क्लीन करेंगे, उसमें से वो वीड्स निकालेंगे, तो जो भी है, क्या कहते हैं उसको, आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड, जो भी निकालते हैं आप लोग, तन निकाल, हिंदी में उसको हम तन बोलते हैं, वो निकालते हैं। फिर उस पे आप लोग सब करते हैं ना, वो नांगर वगैरह हम लोग चलाते हैं, हल चलाते हैं उसमें, उसको हम लोग वो फर्टिलाइजर्स देते हैं, उसको पानी देते हैं, बराबर ना। तो सीड वंस चोजन, भले वो खराब आएगा। सो यूजुअली हम लोग, इसीलिए अगर आपको लग रहा है एक वो, और दूसरा पैथोलॉजिकल थिंकिंग जो था ना, वो फीमेल का, पैथोलॉजिकल मतलब जो डिजायर ज्यादा थी वो फीमेल की थी, कि गांव में ये है, गांव में ये है। हस्बैंड ने तो एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई शहर है, गांव में कुछ नहीं है। वो जो प्रोवाइडिंग का काम कर रहा था एज अ प्रोवाइडर, ही हैड डन द जॉब ऑफ प्रोवाइडर। हस्बैंड इज सपोज टू बी प्रोवाइडर, राइट, एंड वाइफ इज सपोज टू बी द नर्चरर। So he was यस doing his job as a provider. Now it was the lady's job, it was the lady's duty to be the nurturing one. Okay. So if the husband is fulfilling all his duties as a provider and also giving the care and love and affection, due love and affection, not extra love and affection. If he was very caring, if he was very much concerned, वो बहुत ज्यादा वो बीवी के लाड़ प्यार करता, बहुत ज्यादा उसको, उसके प्रति अगर थोड़ा सा दीवानापन, फिर उसको भी हम दवाई देते थे। तो एनीथिंग इन एक्सेस इज पैथोलॉजी, सिंपल, whether it is love, whether it is goodness or bad, both. That is why we have rubrics like affectionate behavior, right? So affection is not bad, but why do we have the rubric affectionate behavior? Why do we have the rubric mildness, whereas mildness is very good? Why do we have the rubric patience? Why we should have rubric like patience, right? Why we should have rubric like charitable?
आप लोग सोचते हो कभी why we should have rubric like generous? Are you getting me? So these things when in excess, they are bad. They cause pathology. Okay. Well, very nice, Padma. I'm very happy, beta, that you have grown to be a very mature doctor now, mashallah. God bless you. थैंक यू सर. Okay, Mansi madam, if you all want to conclude, you can. Or if anyone from audience wants to ask any question, please ask. Mansi, घे बेटा. हाँ सर. Thank you, Padma. Thank you. It was very nice, light session actually. Belladonna. हाँ. बहुत अच्छा. और होम्योपैथी कैन वर्क ब्यूटीफुली इन सच केसेस. इनफर्टिलिटी के केसेस तो बहुत हमने देखे. सर ने भी कोर्स भी किया है हमने इनफर्टिलिटी का. तो थैंक यू लियाकत सर. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू.